करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड की हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें आप 300 से लेके 1200 तक का पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको यूनिट थर्ड आपको बताने वाला हूँ। थर्ड यूनिट का ये चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, थर्ड यूनिट में आपके टोटल 2 चैप्टर दे रखे हैं। इसमें से पहला चैप्टर हम करेंगे जिसमें हम प्रारंभिक मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था समाज में जो परिवर्तन हुए उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। देखिए सभी यूनिट में एक ही चैप्टर है, लेकिन ये जो आपकी थर्ड यूनिट है इसमें 2 चैप्टर हैं। तो आज पहला चैप्टर करेंगे, इसके बाद दूसरा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले देखिए भारत का जो इतिहास है ना, ये एक विशाल और गौरवशाली इतिहास है, यानी बहुत बड़ा इतिहास है भारत का। इसको सुविधा की दृष्टि से, यानी कि इतने बड़े इतिहास को आसान बनाने के लिए 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक है प्राचीन इतिहास जिसको हम एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं, दूसरा है आपका मध्यकालीन इतिहास जिसको मिडाइवल हिस्ट्री कहा जाता है, तीसरा आपका आधुनिक इतिहास है जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो आज हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। भारतीय इतिहास में जो मध्यकाल का आरंभ है वो दिल्ली सल्तनत के मुसलमान शासकों से बहुत पहले हो चुका था। देखिए क्या माना जाता है कि जो मध्यकालीन जो हमारा इतिहास है वो मोस्टली हम 700-800 के बाद से मानते हैं। कई जो इतिहासकार हैं वो उसको 1200 के आसपास से मानते हैं। ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत 1206 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी तब से मानते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो भारत के इतिहास को अगर ध्यान से देखें तो मध्यकाल का जो आरंभ है वो दिल्ली सल्तनत के जो शासन था उससे पहले ही शुरू हो चुका था। ठीक है, स्मिथ जो है उस क्या कहते हैं, स्मिथ कहते हैं कि मध्यकाल का आरंभ जो है वो हर्षवर्धन की मृत्यु से ही माना जाता है। ठीक है, यानी हर्षवर्धन की मृत्यु जो है 647 के आसपास हुई थी, इसी समय से इसको माना जाता है। इसे आरंभिक मध्यकाल भारत का पहला चरण माना जाता है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए अभी आपको बताया एक तो प्राचीन इतिहास है जिसको हम पढ़ते हैं, दूसरा मध्यकालीन इतिहास है और तीसरा आधुनिक इतिहास है। जो मध्यकालीन इतिहास का जो प्रारंभिक चरण है, जो पहला चरण है, वो कब से माना जाता है? जब हर्षवर्धन जो थे उसकी मृत्यु जब हो गई थी, तो वहां से जो मध्यकालीन इतिहास है उसका पहला स्टेप मान लिया जाता है कि यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। और इसे मध्यकालीन हिंदू भारत या फिर अथवा आप इसको राजपूत काल के रूप में भी जानेंगे। कई जगह कई इतिहासकार जो है इसको हिंदू भारत भी कहते हैं और कुछ इसको राजपूत काल के नाम से भी एक्सप्लेन करते हैं। पिछले 50 वर्षों में अगर हम देखें तो इतिहासकार जो है उन्होंने प्राचीन काल से मध्यकाल में संक्रमण के विषय पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। संक्रमण के अनेक बुनियादी तत्वों पर सहमति के साथ शेष मुद्दों पर विवाद भी जारी है। अब विवाद कैसे है मैं आपको बताऊंगा कि जब प्राचीन काल से इतिहास बढ़ता है आगे मध्यकाल की तरफ, तो वहां पे जो इतिहासकारों ने जो साक्ष्य प्राप्त किए जिसके आधार पे उन्होंने इतिहास को लिखा, वहां पे आपको अलग अलग इतिहासकारों की जो विचारधारा है उस पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए उनके बीच में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। अब देखिए ये जो यूनिट है हमारी, यूनिट थर्ड, इसको हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। ये तो पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको क्या बताऊंगा मैं, गुप्त काल के बाद की राजनीति और अर्थव्यवस्था और समाज। इसमें आपका ये टॉपिक तो कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका पार्ट 2 आएगा उसमें हम वर्धन, पल्लव और चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखनी है कि पार्ट 1 में आपको यही टॉपिक करने हैं। सेकंड है आपका गुप्तोत्तर। अब इसको समझते हैं। गुप्तोत्तर जो काल है, यानी कि गुप्त काल के बाद वाला जो काल है, इसमें कैसी अर्थव्यवस्था थी, कैसी राजव्यवस्था थी, कैसा समाज था, समाज में क्या परिवर्तन आए, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे राजव्यवस्था की, यानी शासन कैसा था। तो देखिए आरंभिक मध्यकालीन राजव्यवस्था आरंभिक ऐतिहासिक राजव्यवस्था से काफी अलग थी। ठीक है, कैसे अलग थी आपको ये समझना है। प्राचीन राजव्यवस्था की अगर बात करें तो उस समय में क्या होता था, राजव्यवस्था जो थी वो विकेंद्रीकृत थी। ठीक है, लेकिन जब हम प्राचीन इतिहास की बात करें, मौर्य साम्राज्य वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे हमको केंद्रीकृत शासन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 2 चीज आपके सामने आ रही है, एक वर्ड आ रहा है केंद्रीकृत और एक आ रहा है विकेंद्रीकृत। आखिर इसका मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए केंद्रीकृत शासन जो होता है इसका मतलब ये होता है कि एक केंद्रीकृत यानी एक केंद्र होगा, उसमें एक सम्राट होगा या राजा कह लो, आप जो भी कह लो। ठीक है, एक शासक होगा और उसी के निर्णय पूरी तरीके से लागू होंगे हर जगह, वो जिस तरीके से चाहे, वो खुद मतलब देख रेख में सबसे ज्यादा उसकी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, ये होता है। लेकिन जब राज्य बड़ा हो जाता है, जब शासन बड़ा हो जाता है, ऐसे में क्या है, बड़े बड़े क्षेत्रों को ये राजा जीतते थे, तो ऐसे में हर जगह डायरेक्ट मतलब इन्वॉल्वमेंट इनकी हो पाना पॉसिबल नहीं होता था।
तो ऐसे में क्या करते थे भाई, एक तो सम्राट होते हैं जैसे कि जो शासक है उसका तो शासन अभी भी है, लेकिन वो कुछ हिस्सों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा और वहां पे कुछ अधिकारी नियुक्त कर देगा, या उनको आप अधीनस्थ राजा कह लो, छोटे राजा कह लो, ठीक है, जो मेन सम्राट के अंडर ही काम करेंगे। और वो सम्राट जो है वो वहां पे क्या करेंगे, फैसले लेंगे। तो इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि ये विकेंद्रित व्यवस्था है, ठीक है। तो मध्यकालीन राज्य व्यवस्था की बात करें तो इसमें केंद्रीकृत सामंतवादी ढांचे वाली थी, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या होता था कि शासक जो था अपने जीते हुए क्षेत्रों को कई हिस्सों में बांट के वहां पे शासन करवाता था, और वहां पे जिनको नियुक्त करता था वो सामंत कहलाते थे, या ठीक है, जो अधिकारियों का जो समूह होता था वो सामंत कहलाता था, यानी सामंत देखते थे। लेकिन सामंत जो है वो शासक की बातों के अनुसार ही शासन करेंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये जो सामंत होते थे ना, ये राजा के खिलाफ हो जाते थे, राजा की कमजोरियों को पहचान जाते थे तो उसके खिलाफ हो जाते थे। कई बार इन्होंने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र भी घोषित कर दिया था, ये होता था। तो केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत क्या होता है आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत के शासक राजा की सरल उपाधि धारण करते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, जो प्राचीन काल के जो राजा होते थे ना, वो सिंपल सी उपाधि धारण करते थे। उपाधि का मतलब होता है टाइटल, अपने नाम के आगे टाइटल। जैसे कोई अपने आप को चक्रवर्ती कहलवाना पसंद करता है, ठीक है, कोई अपने आप को कुछ अलग उपाधि से कहलवाना पसंद करते हैं, तो शासक अपने सिंपल सी उपाधि धारण करते थे प्राचीन भारत में। लेकिन मध्यकाल की बात करें तो यहाँ पे जो शासक थे वो शानदार और भड़कीली उपाधियां धारण करने लगे थे, ठीक है। छोटे से छोटे शासक भी होते थे, वो भी अपने आप को महाराजा कहलवाने लगे थे, यानी महाराजा की उपाधि धारण करते थे, ठीक है। कई जगह पे महाराजा धीराज की उपाधि भी इन्होंने धारण की, इनको महाराजा धीराज के नाम से भी जाना जाने लगा था। ये चलन जो था ये गुप्त काल के शासकों के समय से ही धीरे धीरे शुरुआत इसकी हो चुकी थी। और ये जो शासक होते थे गुप्त काल वगैरह के, तो ये अपने आप को महाराजा धीराज, परम भट्टारक, ठीक है, महाराजा धीराज, महाराजा, महाराज, ऐसे ऐसे नाम मतलब लगवाते थे। मैत्रक शासक की बात करें तो एक धैर्यसेन नाम के शासक थे। इन्होंने अपने नाम में परमेश्वर जुड़वा लिया था, परमेश्वर, चक्रवर्ती, ऐसी उपाधि जोड़ ली थी इन्होंने। हर्षवर्धन की बात करें, हर्षवर्धन उनके जो पिता थे, उन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण धारण की थी। तो यहाँ पे दो डिफरेंस आपको दिखे। प्राचीन समय में क्या होता था, शासन व्यवस्था केंद्रीकृत होती थी, एक शासक होता था, वही हर जगह फैसले अपने तरीके से लेता था, ठीक है। लेकिन मध्यकाल के टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने अपने नीचे अधीनस्थ राजा या फिर सामंत कह लो, या इनके अनुसार शासन करवाना शुरू किया। और प्राचीन काल में जो शासक होते थे वो सिंपल उपाधि धारण करते थे, साधारण सी उपाधि होती थी। लेकिन मध्यकाल में आते आते शासक बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगे थे। बादामी के चालुक्य जो शासक थे वो अपने आप को महाराजा परमेश्वर, राजाधिराज परमेश्वर, महाराजाधिराज परमेश्वर, परम भट्टारक, ऐसी ऐसी उपाधि से अपने आप को विभूषित करते थे। 7वीं सदी की बात करें पल्लव की, तो पल्लव शासक नरसिंह जो थे, इन्होंने 250 उपाधियां ग्रहण करी थी। आप सोचो कि कितनी ज्यादा उपाधियां इस समय में ग्रहण करने लगे थे। इन भड़कीली राजनीतिक उपाधियों से तत्कालीन जो राजनीतिक संगठन या जो प्रवृत्ति है उस पे संस्कृत का प्रभाव जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे संस्कृत से ही संबंधित वर्ड है। मध्यकालीन राजा संपूर्ण क्षेत्र पर सीधे शासन ना करके केंद्रीय भाग पर शासन करते थे, समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्या है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी कि एक इनकी राजधानी होगी, इनका एक मेन हिस्सा होगा केंद्रीकृत जो इनका क्षेत्र होगा, यहाँ पे तो ये डायरेक्ट शासन करेंगे। और जो दूर दूर के क्षेत्र है वहां पे ये क्या है, सामंत या फिर अपने अन्य अधिकारी को नियुक्त करके उनके द्वारा शासन करवाएंगे। ऐसा चलता था, यानी कि जो जमीन बच जाती थी उस पे शासन जो होते थे वो इनके अधीनस्थ, यानी जो छोटे छोटे राजा होते थे उनके द्वारा कराया जाता था। ये अधीनस्थ राजा कई प्रकार के होते थे, ठीक है। इनमें बड़े क्षेत्रों के राजा से लेकर छोटे सरदार भी हो जाएंगे, कबीले के नेता जो हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते थे। इनका पूरा एक मतलब एक क्रम बना रखा था, बड़े राज्यों से लेकर छोटे राज्यों तक इस तरीके से होता था। इन अधीनस्थ राजाओं को सामूहिक तौर पे सामंत कहा जाता था, ठीक है। इन्हीं राजाओं को बाद में क्या कहा जाने लगा, धीरे धीरे सामंत। और इसका आरंभ में इसका तात्पर्य जो था वो पड़ोसी और पड़ोस के जो राजा होते थे उनसे होता था, लेकिन बाद में इसका मतलब धीरे धीरे बदलता गया था, ठीक है। अब इसका नया अर्थ हो गया था अधीनस्थ राजा, यानी एक मेन सम्राट होगा, वो केंद्र से शासन करेगा, उसके अलावा अन्य शासक भी होंगे उसी के अंडर, वो प्रांतों में छोटे छोटे हिस्सों में शासन करेंगे, ठीक है। इनको अधीनस्थ राजा कहा जाता है। सामंतों की पहचान राजनीतिक स्थिरता और अशांति के संवाहक के रूप में की गई। ये क्यों, देखिए क्या होता था कि कई बार सामंत जो होते थे इनको शासन के अधिकार तो दे देते थे राजा, लेकिन ये क्या करते थे, राजनीतिक अस्थिरता और अशांति का माहौल बना देते थे, ठीक है। यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता आएगा।
और ये हमेशा गड़बड़ी फैलाने में, जो केंद्रीय समस्या है या जो कमजोरी है उसका लाभ उठाने में सबसे आगे रहते थे। यहाँ तक कि इनको लगता था कि अगर राजा कहीं कमजोर हो रहा है तो ऐसे में वो सत्ता छीनने में भी पीछे नहीं हटते थे, अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लेते थे। ठीक है। संधि विग्राहिका और दंड नायक जैसे जो पद हैं वो इसी काल में, ऐसे जो शब्द हैं ये इसी समय में आए थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये संपूर्ण भारत की अधिकांश राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण पद बन चुके थे। प्राचीन भारत में स्थानीय प्रशासन के पर्यवेक्षक के लिए राज्य द्वारा समितियों का नियुक्त किया गया। अब देखिए, केंद्र से शासन चला रहा है राजा, जो स्थानीय लेवल है या प्रांत है वहां पे शासन के लिए उसने कुछ पर्यवेक्षक, कुछ एक्सपर्ट या फिर कुछ नजर रखने वाले लोगों की समितियां बना दी थी, ताकि वो वहां की शासन व्यवस्था को ध्यान दे सके, उसको देख सकें। बाद में ये कार्य क्या था, वो स्थानीय प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया, जो स्थानीय जो लोकल लोग होंगे वहां के, उनको दे दिया जाता था। इस तरीके से व्यवस्था चलती थी। तो ये तो थी राज व्यवस्था की, शासन कैसे चलता था। अब बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के बारे में जब हम पढ़ते हैं, यानी कि आर्थिक पक्ष के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका इतिहास कैसे लिखा है इतिहासकारों ने। तो उस समय में कुछ सबूत मिले होंगे। तो सबूत क्या थे, देखिए, उन्होंने भूमि अनुदान संबंधी शिलालेख, कई शिलालेख ऐसे मिले हैं जहाँ पे भूमि अनुदान अनुदान का पूरा सबूत मिलता है। उससे इन्होंने आर्थिक इतिहास लिखा है। फिर कुछ सिक्के मिले हैं, सिक्कों से भी इन्होंने लिखा है। उपनिवेश संबंधी जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले, जो सबूत मिले हैं, जो भी, उससे लिखा है इन्होंने। फिर जो साहित्यिक साक्ष्य मिले, यानी उस समय का जो लिटरेचर मिला है, ठीक है, या फिर जो मान लो बाहर से लोग आते थे, जैसे चाइना से हेनसांग आया था, तो हेनसांग ने भारत को जो देखा, भारत का जो विवरण लिखा, इससे इन सभी चीज़ों को देखकर आर्थिक जो यहाँ का इतिहास था उसके बारे में लिखा गया है, अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा गया है। ठीक है। तो देखिए, इनका अध्ययन जो है वो हम निम्नलिखित प्रकरणों में किया जा सकता है। जैसे कि इस समय में क्या था, कृषि का विकास हो रहा था। गाँव में बात करें तो भूपतियों का नया वर्ग उत्पन्न हुआ। भूपति, ठीक है, जिनके पास काफ़ी ज़मीनें वगैरह होती थी। कृषक वर्ग की स्थिति जो होती थी, इसमें कुछ चेंजेस आ रहे थे। शिल्प उत्पादन, व्यापार तथा नगरीकरण में विकास हो रहा था। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, हेनसांग जो कि चीन का एक यात्री था, ये भारत में घूमने के लिए आया था। तो इसने भारत में पूरे महाद्वीप में देखा कि कृषि क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो चुका था। फिर भी सभी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था जो थी वो एक जैसी नहीं थी। इसका कहना था कि कृषि में विकास तो हुआ है भारत में, लेकिन सभी जगह की अर्थव्यवस्था एक जैसी नहीं है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट है, कुछ जगह पे ज़्यादा नहीं है। ऐसा इनका कहना था। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि निचली सिंधु के जो समानांतर जो क्षेत्र थे, सिंधु नदी के समान जो चल रहे क्षेत्र थे, वहाँ पे क्या थे, लोग जो थे वो पशुचारिता, यानी वहाँ पे ज़्यादातर पशुचारिता करते थे, पशु पालते थे, उनको चराने वगैरह का काम करते, उनको पशुपालन वगैरह होता था। और यहाँ पे कई क्षेत्र जो थे वो जंगलों से भरे हुए थे। ठीक है। भूमि जो थी ऐसे उजाड़ पड़ी हुई थी, कोई यूज़ नहीं हो रहा था उसका। और इससे ये पता लगता है कि कृषि की संभावना ज़्यादा थी। यानी कि जो सिंधु के साथ साथ जो एरिया है वहाँ पे जंगल वगैरह है, पशुचारिता है, तो यानी वो ज़मीन उपजाऊ रही होगी। तो ऐसे में यहाँ पे कृषि की संभावना बहुत ज़्यादा थी, जो कि हेनसांग इसके बारे में लिखता है। ठीक है। आरंभिक मध्यकाल में भूमि अनुदान की बढ़ती संख्या को कृषि विस्तार की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के रूप में देखा जाता है। देखिए क्या था, जो आरंभिक मध्यकाल था, इसमें एक और चीज मिलती है, भूमि अनुदान। इस समय में ये कहा जाता है कि भूमि अनुदान बहुत ज्यादा दिया जा रहा था। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूमि बहुत ज्यादा अनुदान में दी जा रही थी, तो उस अनुदान वाली जमीन पे कृषि होती होगी, तो इसलिए उसका कृषि का विस्तार हुआ। लेकिन इस बात को सभी इतिहासकार नहीं मानते, याद रखना। ठीक है। कुछ ने ऐसा कहा है कि भूमि अनुदान की वजह से कृषि बढ़ी है, लेकिन सबने नहीं कहा। कृषकों की, यानी जो किसानों की जो बढ़ती हुई संख्या थी, उससे जमीन पर कृषि कार्य जारी रहा। और राज्य की ओर से इसको पूरा प्रोत्साहन मिलता था, क्योंकि जो राज्य होता था, जो सरकार होती थी, जो सत्ता होती थी, वो कृषि के काम को प्रोत्साहन देती थी, उसको बढ़ावा देती थी। ठीक है। कृषि का विस्तार जो था वो हर दृष्टि से एक व्यापक घटना थी, क्योंकि इस समय में कृषि का विस्तार काफी तेजी से हो रहा था। इससे नए क्षेत्र जो थे उसमें भी राज्यों का उदय में मदद मिली। नए नए क्षेत्रों का उदय हो रहा था इस समय में। पल्लव राज्य की बात करें तो यहाँ पे जो सिंचाई प्रणाली थी उसका पूरा निर्माण करना, उसका रख रखाव, उसका मैनेजमेंट करने की उचित व्यवस्था कराई गई थी। पल्लव राजा जो थे वो पलार घाटी में, जो कांचीपुरम है, उसके चारों ओर उन्होंने कई सारे कुंड बनवाए थे। कुंड के निर्माण के लिए काफी फेमस है पल्लव राजा। पांडे की बात करें तो जो पांडे राज्य में दक्षिणी जो तमिलनाडु है, यहाँ पे सिंचाई के सबूत मिलते हैं। ठीक है। और कृषि अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता थी। अर्थव्यवस्था, देखिए, अर्थव्यवस्था जो थी उसमें मेन जो था वो कृषि था। कृषि पे ही अर्थव्यवस्था चल रही थी, इसलिए कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था की सबसे मेन विशेषता है। धार्मिक व्यक्ति, जैसे कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो, पुजारी, पुरोहित, ठीक है,
और जो धार्मिक संस्थाएं, इनको भूमि अनुदान देकर भूपति वर्ग का भी निर्माण हुआ। इस समय में कुछ भूपति वर्ग थे जिनके पास जमीनें बहुत ज़्यादा होती थी। ये क्या करते थे, ये धार्मिक व्यक्तियों को या फिर मंदिर के नाम पे अपनी जमीन जो थी वो दान में भी दे दिया करते थे। ठीक है, तो ये तो था हमारा आर्थिक। अब बात करेंगे समाज। इस समय में समाज क्या था, समाज में क्या परिवर्तन आ रहा था, इसको देखेंगे। तो आरंभिक मध्यकाल के संक्रमण में अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन देखे गए हैं। ठीक है, रेखांकित किया गया है। तो कौन कौन से सामाजिक परिवर्तन है, मेनली इसमें तीन चार तरह की चीजें देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जाति व्यवस्था की। जाति व्यवस्था, उसका क्षेत्र, उसका विस्तार कैसे बढ़ रहा था। फिर जो जो महिलाओं की जो स्थिति थी, इसको समझेंगे। अगर हम इन दोनों चीजों को समझ जाते हैं तो समाज के बारे में हमें ऑटोमेटिक सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति की एक मूल इकाई होती थी, एक एक ओरिजिन होता था। ठीक है, हर जाति का, जहां से वो जाति बनी है। किसी जाति का सदस्य अपनी ही जाति के भीतर वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकता था। ये तो आपको पहले ही पता है कि जाति का बनाई ही इसीलिए थी कि जाति की हदों में सबको रहना था, अपनी अपनी जाति के अनुसार ही उनको शादी करनी थी। ठीक है, और अनेक जातियां किसी समान पेशे या हैसियत के लोगों से मिलकर एक समूह का निर्माण करती है। जातियां जो होती थी वो किसी ना किसी मतलब किसी पेशे से रिलेट, जैसे कुम्हार हो गया। ठीक है, ये कुम्हार जो एक जाति हो गई, अब इससे रिलेटेड एक पेशा हो गया, एक प्रोफेशन हो गया। क्या हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक है, ये इनका प्रोफेशन हो गया। तो हर जाति किसी ना किसी काम से रिलेटेड थी, जैसे लोहार लोहे से रिलेटेड थी। ठीक है, तो इस तरीके से हर जाति किसी ना किसी काम, किसी ना किसी प्रोफेशन पेशे से जुड़ी हुई थी। और चार वर्णों की भी बात है, तो चार वर्ण आपको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको इन चारों वर्णों में जगह नहीं थी। ठीक है, उनको अलग से, इनको अस्पृश्य और इस तरीके से देखा जाता था। तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के साक्ष्यों की तुलनात्मक अध्ययन से पता लगा, जो प्रारंभिक जो मध्यकाल के जो सबूत मिले उसका जब तुलनात्मक अध्ययन किया गया, एक जगह एक राइटर का लिखा हुआ जो इतिहास है उसको दूसरे राइटर के इतिहास से मिलाया गया, तो पता लगता है कि भारी संख्या में उपमहादेश में बाहर के अप्रवासी लोग आ रहे थे, जैसे हूण हो गए, गुर्जर हो गए, ये सारे मतलब यहाँ पे आके बस रहे थे। ऐसा लगता है कि जो गुर्जर मुख्यतः जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत में फैले हुए थे, क्योंकि यहीं पे इनका शासन आपको देखने को मिलता है। तो इस काल में कुछ क्षेत्रों में गुर्जर समाज की मूल संरचना का क्रमिक रूपांतरण हो रहा था। यानी जो गुर्जर समाज है, इस समय में बदलाव देखने को मिला। क्या क्या बदलाव हो रहा था, क्या परिवर्तन हो रहा था। देखिए, गुर्जर दो कैटेगरी में बढ़ गए थे। एक तो थे शासक, जो राजा बन गए थे। ठीक है, दूसरे जो थे वो क्या थे, देखिए इसमें लिखा होगा, एक छोटे वर्ग के शासकों, एक छोटे से वर्ग के शासक बन गए थे। और बाकी जो थे वो कृषक वर्ग बन गए थे, यानी कि बाकी जो गुर्जर थे वो क्या बन गए थे, किसान बन गए थे। तो ये दोनों ही मतलब दो कैटेगरी में आप इनको गुर्जरों को देख सकते हो। ठीक है, शासक वर्ग में भी आपको दिखेंगे और कृषक में भी दिखेंगे। हूणों की बात करें तो हूणों को परंपरागत जो 36 क्षत्रिय गोत्र होते थे उसमें से एक गोत्र में इनको स्वीकृति मिल गई थी कि ये क्षत्रिय से रिलेटेड है। ठीक है, भारत का एक बड़ा भाग जो था वो जंगल से भरा हुआ था। इसमें पशुपालन वगैरह होता था, यहाँ पे आदिम कृषि की जाती थी, स्थानांतरण कृषि वगैरह की जाती थी। यहाँ पे छोटे बिखरे हुए जो आखेटक संग्राहक हैं, जो मतलब शिकार वगैरह करते हैं या जो भोजन इकट्ठा करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग और जो कबीले वगैरह होते थे वो इन जंगलों में रहा करा करते। ठीक है, हेनसांग जो है उसने भारत में आया, भारत में उसने दक्षिणी आंध्र प्रदेश को देखा, तो उसने लिखा कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश को लुटेरों से पीड़ित आबादी वाला जंगली क्षेत्र बताया इन्होंने। इन्होंने हिंसांग क्या कहता है कि यहाँ के जो मूल निवासी थे इनसे ये जंगल भरा हुआ था और ये ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे लूटपाट वगैरह होती थी। ठीक है, यहाँ पे जो मूल निवासी वगैरह जो होते थे ये स्थिर जीवन नहीं बिताते थे, यानी एक जगह रुक कर नहीं जीते थे, यानी इधर से उधर, इधर से उधर इस तरीके से चलते थे। और इनकी कोई वैध आजीविका भी नहीं थी, तो ये क्या करते थे, ये इलीगल काम करते थे, लूटपाट वगैरह करते थे। ठीक है, क्योंकि एक जगह इनको टिक के रहना नहीं था। तो इस तरीके से आगे देखिए, जातीय समाज की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने आ जाता है कायस्थ। तो देखिए, जातीय समाज जो था वो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो इनके विचार थे ये बदल रहे थे। इसका एक आपको अच्छा एग्जाम्पल दिखाई देगा, कायस्थ। कायस्थ कहे जाने वाले जो पेशेवर, जो एक प्रोफेशन था, ठीक है, इस जो कायस्थ कहे जाते थे, इन्होंने बाद में एक जाति बन गई। कायस्थ जो है एक बाद में एक जाति बन जाती है, गोत्र बन जाता है। देखिए समझाता हूँ। तो मैं इसमें क्या था कि महत्वपूर्ण अधिकारियों के रूप में कायस्थ का अभ्युदय गुप्त काल से शुरू होता है। यानी कि जो कायस्थ होते थे ये महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे और गुप्त काल में इनकी शुरुआत हो चुकी थी।
लेकिन इनकी बाद में ये एक जाति के रूप में दिखाई देते हैं, यानी बाद में इनकी एक जाति बन जाती है। तो जो स्रोत है उससे पता चलता है कि ये वर्ग जो था अनेक समुदाय जिसमें कबीले भी शामिल थे, इसमें से आया करता था, यानी कबीलों के समुदाय में से आता था ये कायस्थ। गुप्त काल और उसके बाद के काल में शिलालेख जो मिले हैं उसमें बंगाल में बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण होते थे उनका नाम मिलता है वसु। ठीक है, उनके नाम के पीछे लगते हैं वसु या फिर घोष, आपने सुना होगा ना सरनेम, या दत्त जैसे। ठीक है, दत्त हो गया, ये सरनेम होते थे, ये मिला करते थे। लेकिन बाद में क्या होता है, बंगाली जो ब्राह्मण थे उस उन्होंने बंगाली ब्राह्मणों ने बंगाली कायस्थ नाम रखना शुरू कर दिया था, यानी अब इनके नाम के साथ कायस्थ लगाया जाने लगा था। तो कायस्थ जो था एक समुदाय था, बाद में धीरे धीरे एक जाति के रूप में कन्वर्ट हो चुका था। ठीक है, तीसरी सदी के आसपास की बात करें तो इस समय में अस्पृश्यता शब्द जो है इसका इतिहास भी दिखता है। हालांकि देखो, जो छुआछूत जो थी वो पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि अब छुआछूत आ रही, छुआछूत तो पहले थी। लेकिन ये जो शब्द है ना अस्पृश्य, जो आपने पढ़ा होगा, यानी छूने योग्य नहीं, तो ये शब्द पहली बार यहीं पे यूज हुआ था। अस्पृश्य जातियों की जो संख्या थी उसमें आदिवासी समूह हो गए। ठीक है, और आदिवासी जो समूह थे, पहले तो इनमें जाति नहीं होती थी, नॉर्मल कबीलों टाइप में रहते थे, लेकिन बाद में ये भी जातियों में बंटने लगे थे धीरे धीरे। और यहाँ पे ये आपको समझ में आया। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण है, वो है चांडाल। चांडाल हो गए या जो श्रपच हो गए, ये नीच जाति मानी जाती थी। ठीक है, इनको छूना भी पाप समझा जाता था। चांडाल जो होते हैं, इनका काम क्या होता था, इनका काम होता था जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो अंतिम संस्कार होता है, उसको जलाना वलाना, ये सारे काम जो होते थे वो चांडालों के होते थे। तो ऐसे में इनको, इनका जो काम था वो गलत काम माना जाता था, यानी मतलब घृणा वाला काम माना जाता था। तो ऐसे में इनकी जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। ठीक है, तो जो विदेशी जो आए हैं, चाहे फाइयान हो चाहे वो हेनसांग हो, इन्होंने भी इसके बारे में देखा और लिखा। इन्होंने क्या लिखा कि कसाई हो गए, मछुआरे हो गए, बाजीगर नट हो गए, जल्लाद हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इनका जो समाज में स्थान होता था वो काफ़ी नीचे होता था। ठीक है, इनका निवास स्थान जो घर रहने के लिए घर होते थे वो भी अलग से चिन्हित करे हुए थे, यानी इनको नगर में नहीं रहने दिया जाता था, नगर के बाहर रहने के लिए इनको मजबूर किया जाता था। ठीक है, बस्तियों में अगर ये इधर उधर जाते थे कहीं तो लोग इनसे दूर दूर हो जाते थे, भगते थे इनको देख के। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय में दास प्रथा जो थी वो बिना किसी परिवर्तन के चल रही थी, दास प्रथा भी थी ऐसा माना जाता है। इस समय में सती प्रथा भी थी। सती प्रथा में क्या होता है, जैसे मान लो कोई महिला है, उसका पति मर जाता है, तो उसको उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है। ऐसे में उस महिला को भी इसके साथ जिंदा ही जला दिया जाता था। ठीक है, तो ये गलत थी प्रथा, तो सती प्रथा थी। आरंभिक मध्यकाल में महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें थोड़ा सा सुधार आया। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। इसमें मैंने आपको बेसिक समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, राज्य व्यवस्था कैसी थी, ये आपको डिटेल में बता दिया है। जितना आपको बताया ये काफ़ी है। इसके अलावा आप बुक पढ़ सकते हो, और डिटेल में जानना चाहते हो बुक पढ़ लो, आपका ये जो चैप्टर तैयार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।